नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, सीएम कांकेर और बेमेतरा का करेंगे दौरा। सीएम कांकेर और बेमेतरा का करेंगे दौरा। कांकेर प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी होंगे शामिल। परपौड़ी में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे पहुंचेंगे राजधानी। शाम 5 बजे राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे दौरा। इस बीच जनता को करेंगे संबोधित। कांकेर प्रत्याशी के नामांकन रैली में होंगे शामिल। परपौड़ी में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नामांकन में भी होंगे शामिल। 2 जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में लगातार कमान कसी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरह से आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन पर भी पहुंचेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कार्यक्रम है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 बजे राजधानी रायपुर से 2 जिलों के दौरे के लिए निकल चुके हैं और वो पहले कांकेर जाएंगे। वहां पर भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे और वहां से वो लगभग 3 बजे बेमेतरा जिले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पौड़ी में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। और शाम वहां से शाम राजधानी लौटने का भी विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। जो ये देखा जा रहा है कि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से व्यस्तता है, राजधानी रायपुर पहुंचने का समय क्या निर्धारित किया गया है? इसके अलावा शाम 5 बजे वो नामांकन में भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जी प्रियंका, आपको बता दें कि वो 12 बजे नामांकन के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से कांकेर में वो भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये दूसरे चरण का मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, जो 4 अप्रैल तक रहेगी, जिसके तहत विष्णुदेव साय आज 12 बजे यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विधानसभा चुनावों में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और मुख्यमंत्री जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? प्रियंका, निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक खासा जोश देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव की भारी जीत से लबालब कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा शुरू से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी थी और जिसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व का भी अमला लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर नजर आ रहा है। इसी के तहत आपको बता दें कि 5 अप्रैल को यहाँ पर जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है और 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम यहाँ पर लग चुका है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से कार्यकर्ताओं की बात करें, तो इन बड़े नेताओं के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आपको बता दें बस्तर में है और बस्तर से ही छत्तीसगढ़ के शासन का रास्ता निकलता है, जिसलिए बस्तर दौरा नरेंद्र मोदी जी का अहम माना जा रहा है, जिसे लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां भी देखने को मिल रही है कि इस प्रकार से मुस्तैदी से प्रशासन पूरी तरह व्यवस्था में लगा हुआ है। और साथ ही साथ पार्टी के लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए बस्तर की लोकसभा को चुनाव में जिताने के लिए अपील भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को संबोधित करने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा करने की बात भी बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला, जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बना हुआ है, तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। और इसी बीच बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य प्रभारी सचिन पायलट के अनुमोदन पर 11 सीटों के लिए वॉर रूम प्रभारी नियुक्त किए हैं। सरगुजा में अनूप मेहता, रायगढ़ में अरुण गुप्ता, जांजगीर में अर्जुन तिवारी वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं कोरबा में हरीश परसाई,
बिलासपुर में सुबोध हरिद्वाल, राजनांदगांव में जितेंद्र, मुदलियार, दुर्ग में आरएन वर्मा, रायपुर में कुमार मेनन, महासमुंद में अमरजीत चावला, बस्तर में मनोहर लूनिया और कांकेर में नरेश ठाकुर को वॉर रूम की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने की बात कही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्र कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में नामांकन 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे। में और द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव और तृतीय चरण में फिर 7 लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सेल्फ लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नाम गाँव जैसे ये संस्कार धानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का यहाँ की। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से आज नामांकन की प्रक्रिया कई जगह पर हो रही, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा 4 अप्रैल तक का समय अभी नामांकन को लेकर, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बना हुआ है। क्या कुछ गहमा-गहमी देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रत्याशी आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्या अपडेट है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि भूपेश बघेल समेत कई दिग्गजों के नामांकन आज दाखिल हो रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन भरा है और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रत्याशी तामध्वज साहू महासमुंद से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कांकेर में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मौके पर रहेंगे, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अलग अलग जगहों से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मुकाबले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा इस चुनाव में? जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इस 11 सीटों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। अभी जो खास बात सामने यह निकल कर आ रही है कि और पार्टियां जो है जैसे गोंडवाना पार्टी और बीएसपी भी यहाँ से उम्मीदवार अपने खड़े कर रही है, लेकिन उनका वजूद देखने को नहीं मिल रहा है और पूरी टक्कर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में देखने को पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां राजनांदगांव में उनके खिलाफ कांग्रेस का एक धड़ा विरोध में आ खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें सबसे आगे हैं मोहन मरकाम के करीबी रहे अरुण सिसोदिया, जिन्होंने पिछले दिनों संगठन के भीतर लाखों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। तो वहीं अब सिसोदिया ने भूपेश बघेल पर फिर से बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल अरुण सिसोदिया ने निर्वाचन आयोग को 2 पन्नों का खत लिखा है। पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि 19 साल से कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बताना गलत है। स्लीपर सेल आतंकवादियों का समूह होता है। ये बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भूपेश बघेल के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से गहमागहमी देखने को मिल रही है, अब देखना ये होगा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अंदर खाने कांग्रेस के अंदर की फूट अब बाहर भी नजर आने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर की ये गहमागहमी
धरातल पर फैसले में कितना अंतर करेगी ये आने वाला समय बताएगा। और हमारे साथ लगातार रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से भूपेश बघेल को लेकर एक बड़ा आरोप एक बार फिर से लगाया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरह की टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी उसको लेकर नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस के भीतर नाराजगी के सुर अब काफी बुलंद हो चुके हैं। जी प्रियंका, आपको बता दें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त के राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जिनको लेकर संगठन अब सड़क पर दिखने लगा है। उनका विरोध प्रदर्शन भी चालू हो चुका है और तमाम बातों को देखते हुए पार्टी संगठन द्वारा जो है लगातार कार्रवाई भी की जा रही है यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ के पदाधिकारियों पर कांग्रेस के, और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर लगातार जारी देखने को मिला जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा छत्तीसगढ़ में हुई है। और इसी के तहत अरुण सिसोदिया कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने पूर्व में भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने लाखों रुपए की गड़बड़ी की थी पार्टी फंड को लेकर, और उसी के तहत पार्टी के द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इतने से ही बात थमी नहीं, उन्होंने आज फिर अरुण सिसोदिया ने निर्वाचन आयोग में शिकायत किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान जारी किया था जिसमें कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा था, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है अरुण सिसोदिया की तरफ से। अरुण सिसोदिया ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि स्लीपर सेल आतंकवादियों का संगठन है, जिसको लेकर आचार संहिता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से विरोध के स्वर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के भीतर और साफ तौर पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, इस पूरे मामले में इस गहमा गहमी के बाद क्या कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से किसी प्रकार की कोई बयानबाजी निकलकर सामने आई है? जी प्रियंका, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से अभी इस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का बयान भी सामने नहीं आया है। और ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं द्वारा ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि ऐसी बातें सामने मीडिया से नहीं करनी चाहिए, और जो भी बातें हों पार्टी के संगठन में बैठकर अपनी बातों को रख सकते, ऐसी तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन किसी भी प्रकार की पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है इन सब बातों पर। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मानवता का परिचय दिया है। चुनाव प्रचार से लौटते समय डिप्टी सीएम ने रास्ते में दर्द से तड़पते घायलों को देखा और अपना काफिला रुकवा दिया, फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल उप मुख्यमंत्री जांजगीर दौरे से लौट रहे थे, उसी दौरान खखोरा टेकारी डी के पास उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक देखा। सड़क हादसे को देख उप मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। आग ने केमिकल से भरे टैंकर को चपेट में ले लिया, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया। आग इतनी तेज थी कि पहले एक केमिकल फैक्ट्री चपेट में आई और फिर देखते ही देखती लपटे दूसरी फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी खबर पर हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता श्रीकांत दास लाइव जुड़ चुके हैं। जी श्रीकांत, जिस तरह से केमिकल फैक्ट्री में आग की बात बताई जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस घटना को लेकर? प्रियंका, जैसे कि बताना चाहूंगा कि कल शाम की घटना है, लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पे जो केमिकल फैक्ट्री वहाँ के जो टैंकर थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। आग इतनी भयानक हो गई कि पूरी केमिकल फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। आपको बताना चाहूंगा कि उससे 200 मीटर के दूरी पर ही लगभग श्रमिक बस्ती है और आसपास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जिस हिसाब से देखा गया वहां पे सेफ्टी को लेकर के कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं थे, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी कोई भी अग्निशमन से संबंधित कोई भी यंत्र नहीं रखे गए थे। वहीं पे जो नीरोज कंपनी है, जैसे ही पता लगा वहां से उनकी दमकल की लगभग 26 की टीम है उनके पास, और 2 गाड़ियों और टैंकरों के साथ वो पहुंचे। एसीसी जामुल की जो फायर की टीम है वो पहुंची, फिर जिला प्रशासन की जो
अग्निशमन की टीम थी वहां पे पहुंची और लगभग 5 से 7 घंटे में वहां पे आग को काबू पाया गया और लगभग पूरी फैक्ट्री कंप्लीट वहां पे जल गई। वहां पे जो हाई टेंशन जो वायर थे उसे स्विच ऑफ किया गया। आग इतनी भयानक थी कि लगातार फैक्ट्री से विस्फोट के आवाज आ रहे थे। वहां पब्लिक काफी इकट्ठा थी। वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सब तरफ से रोक दिया था कि कहीं से भी आसपास लोग ना जा सकें। जी बिल्कुल श्रीकांत, तो जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, 2 फैक्ट्री में आग की चपेट की खबरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जान माल की हानि को लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ प्रियंका, बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जान की तो कोई भी मतलब क्षति नहीं हुई कि आग लगते ही जैसे शुरुआत में आग लगी वहां पे तत्काल वहां के जो कर्मचारी थे वहां से निकल गए और फायर ब्रिगेड को तत्काल उन्होंने फोन कर दिया था। तो जान की तो वहां पे कोई भी मतलब नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जो धन की हानि काफी हुई। 2 फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। काफी लगभग 5 किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा सकता था साफ तौर पे और लगभग आधा 1 किलोमीटर के दूर तक आवाज विस्फोट की आवाज आ रही थी, क्योंकि जो केमिकल फैक्ट्री है वहां पे छोटे छोटे सिलेंडर्स रखे हुए थे जो केमिकल रहते हैं, वो आग और गर्मी की वजह से इतने ज्यादा विस्फोट कर रहे थे। पानी जैसे ही डाला जाता था वो आग और भभकने लगती थी। उसमें फिर बीएसपी की जो फायर ब्रिगेड की टीम आई वहां पे, उन्होंने फोन के द्वारा आग को पूरा काबू पाया गया। और जी बिल्कुल श्रीकांत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कोरबा में दर्री थाना के प्रभारी प्रशिक्षु अधिकारी अविनाश कंवर ने एक कथित बेकसूर युवक पर अपना गुस्सा इस कदर उतारा कि उसे घातक चोटें आई हैं। दर्री थाना प्रभारी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने उन्हें मनोरोगी करार दे दिया है। बताया जा रहा है कि महिला संबंधी अपराध के मामले में दर्री पुलिस को आरोपी नहीं मिला तो उसके भाई को ही पकड़कर ले आए और कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी। इस युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर कोरबा से, जहां नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की कीमतें भी बढ़ा दी। अब ग्राहकों को शराब के लिए कुछ ज्यादा रुपए चुकाने होंगे, जिसके चलते खरीदार चिंतित दिखाई दिए। वहीं अंग्रेजी शराब की कीमतों को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने की जानकारी दी गई है। जानकारी है कि प्रदेश में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया है। प्रदेश में पहले से ज्यादा पैसे अब शराब खरीदने के लिए खर्च करने होंगे। हालांकि अंग्रेजी शराब की कीमतों में ये बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इससे खरीदने वाले काफी लोग चिंतित दिखाई दिए। अगली खबर रायपुर से है, जहां नवरात्र मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर संजय अग्रवाल अव्यवस्था का शिकार हो गई। ये उस वक्त हुआ जब वे रोपवे में सवार होकर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर पर जा रहे थे। जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, लाइट चली गई और कलेक्टर कुछ देर हवा में ही लटके रहे, जिसका वीडियो अब सामने आया। आपको बता दें कि कलेक्टर संजय अग्रवाल मंदिर क्षीरपानी हाल में चैत्र नवरात्रों की तैयारियों को लेकर बैठक करने के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।